Hello students, in our today's video we are going to study our next topic, that is law of variable proportion. This law of variable proportion is also known as law of returns to a factor. So students, returns to a factor means what? Returns to a factor, it refers to the resultant increase in the total product. मतलब total product में increase होना, ठीक है? कब इंक्रीज होना? जब एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है और बाकी के फैक्टर्स को क्या करना है? फिक्स रखना है, ठीक है? आई होप यू हैव सीन माई अर्लियर वीडियो, इन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है? सो इन शॉर्ट रन व्हेन वन इनपुट इज वेरिएबल, ओके, एंड ऑल द अदर इनपुट्स आर फिक्स्ड, अब बाकी सब क्या है? फिक्स्ड है, तो द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन विल एग्जिबिट व्हाट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. तब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन सामने आता है. So students, law of variable proportion, this topic is the most important from exam point of view. ठीक है, it is one of the most important laws of production. It will show the nature of rate of exchange in output due to change in only one variable. मतलब किसी एक वेरिएबल में चेंज होने के वजह से आउटपुट में कैसे चेंज आ जाएगा वो हम लोग इस लॉ में देखेंगे. सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज ऑल्सो नो, इसके तीन नाम है. इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स or law of returns to a factor or returns to a variable factor. So students, first let us see the definition. Then you know, whenever we study any law, we have to first see the definition, then assumptions, then we will make the schedule, and in the last we will see the diagram along with the explanation. So what does this law states? Law of variable proportion states that as we increase quantity of only one input, कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड, बाकी के इनपुट्स को फिक्स रख देना है, तो क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? इनिशियली इंक्रीज होगा, एक बार इंक्रीज हो जाएगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, ओके, एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट. सो व्हाट डज दिस डेफिनेशन मीन्स? इस डेफिनेशन में या फिर इस लॉ में तीन फेसेस हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द चेंजेस इन द टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री फेसेस. पहला फेज कौन सा है कि टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. टोटल प्रोडक्टिविटी मतलब टीपी, इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस. देन इन द सेकेंड फेज टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, टीपी राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट. सॉरी, पहले में टीपी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, सेकेंड फेज में टीपी राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट. और जब टोटल प्रोडक्टिविटी राइज हो रही है डिक्रीजिंग रेट पे, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो जा रही है, बट लेकिन वो क्या है? पॉजिटिव है. और इन द लास्ट फेज इसलिए लिखा है एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट. लास्ट फेज में क्या होगा? टोटल प्रोडक्टिविटी फॉल्स एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव. आई नो यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस. जब मैं इसका स्केड्यूल बना के डायग्राम ड्रॉ करूंगी तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. बिफोर दैट स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेट अस सी द assumptions. नाउ सी स्टूडेंट्स, as you all know what is the meaning of assumptions. Assumption means we have to keep these things constant, तभी ये law काम करेगा. तो assumption में first assumption क्या है? This theory is related to short run production only. मतलब ये long run production में theory काम नहीं करेगी. क्यों नहीं काम करेगी? Because here what we are doing, we are keeping only one factor. Okay, what we are doing, we are where only one factor is increase. एक फैक्टर को हम इंक्रीज कर रहे हैं और बाकी सारे फैक्टर्स को हमने क्या करके रखा है? फिक्स रखा है, ठीक है? सो सेकेंड पॉइंट, वी आर यूजिंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने यूज किया है. थर्ड assumption इज टेक्नोलॉजी मस्ट बी कॉन्स्टेंट, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो हमारा आउटपुट भी चेंज होगा. लास्ट वन इज लॉ अप्लाइज ऑन फील्ड ओनली, मतलब ये जो लॉ है ये ओपन फील्ड या प्रोडक्शन पे ही अप्लाइड है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द स्केड्यूल. सी, अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली. सपोज we are assuming that we are having a plot of land. Okay, assume करो कि मेरे पास ये प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, और इस प्लॉट पे मुझे काम करवाना है लेबर से. तो व्हाट आई विल डू? सी, वी आर यूजिंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एंड लेबर.
हेयर लैंड वी आर टेकिंग एज फिक्स्ड फैक्टर एंड लेबर को हम रखेंगे वेरिएबल फैक्टर। तो इस लैंड पे जब हमने एक लेबर एम्प्लॉय किया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ था 100 यूनिट्स का। एवरेज प्रोडक्ट भी 100 ही होगा और डेफिनेटली मार्जिनल भी 100 होगा इन द फर्स्ट केस। ठीक है, सपोज ये मेरी लैंड है, यहाँ पे मैंने एक लेबर को एम्प्लॉय किया है और यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि जब एक लेबर काम कर रहा है तो कितना यूनिट्स काम होना चाहिए, 100 यूनिट्स का काम हो गया। ठीक है, जब मुझे लगा कि मैं एक से ज़्यादा लेबर इंक्रीज़ कर दे रही हूँ, आई एम इंक्रीजिंग द लेबर फ्रॉम 1 to 2, जब 2 लेबर इसी लैंड पे काम करने लग गए तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 210। मतलब मुझे लगा था कि एक जन पे 100 यूनिट्स मिल रहे हैं तो 2 जन पे मुझे 200 यूनिट्स मिलेंगे, बट मुझे 200 से भी थोड़ा ज़्यादा आउटपुट मिल गया। तो क्या हो गया, मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब साथ साथ मैं ये भी बताते जा रही हूँ कि एवरेज प्रोडक्ट क्या है। सी स्टूडेंट्स, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब सबको पता है टोटल अपॉन क्वांटिटी। तो यहाँ पे कितना है, टोटल प्रोडक्ट इज 210। 210 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमारा कितना हो गया 105। और मार्जिनल मतलब 1 इंक्रीज, मतलब जब एक लेबर काम कर रहा था तो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन था। जब एक लेबर और इंक्रीज हो गया, मीन्स व्हेन वी आर इंक्रीजिंग 1 more labor, that means when we have 2 labor on the same land, our total product is 210. So 210 minus 100. So सेकेंड लेबर ने कितने यूनिट्स का काम किया 110। वी एज्यूम कि 100 यूनिट्स होंगे, बट इन दोनों ने मिलके ज़्यादा का मतलब सेकेंड वन ने ज़्यादा काम किया। सो वी गॉट मार्जिनल प्रोडक्ट एज 110। लेटर ऑन मुझे लगा कि ये लैंड तो थोड़ी खाली है तो क्यों ना मैं और लेबर को एम्प्लॉय कर लूँ। सो जब मैंने 3 लेबर एम्प्लॉय किए इस लैंड पे तो तीनों लेबर ने मिलके टोटल प्रोडक्ट कितना किया 330 यूनिट्स का। सो व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट इज 110, बट द थर्ड लेबर उसका आउटपुट कितना था 330 माइनस 210। सो थर्ड लेबर ने 120 यूनिट्स का काम किया। मतलब इट मीन्स व्हेन आई एम्प्लॉयड थर्ड लेबर तो मुझे क्या लगा था 220 यूनिट्स 120 यूनिट्स का काम हो जाएगा। ठीक है, 110 का मुझे लगा तो 120 यूनिट्स का काम कर दिया, तो प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, देन आई थॉट टू एम्प्लॉय 1 more लेबर। सो व्हेन आई अपॉइंटेड 4th लेबर ऑन दैट लैंड माई टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज टू 420 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट कितना हो गया 420 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 105 एंड मार्जिनल इज 420 माइनस 30। इट मीन्स व्हाट, फोर्थ लेबर ने मुझे लगा था 120, थर्ड लेबर ने 120 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। सो आई थॉट फोर्थ लेबर भी 120 से ज़्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगा, बट टू माई डिसअपॉइंटमेंट आई सॉ कि व्हेन द फोर्थ लेबर वॉज अपॉइंटेड टू वर्क ऑन दैट लैंड ही प्रोड्यूस्ड ओनली 90 यूनिट्स। इसका मतलब जब चौथा लेबर एम्प्लॉय कर दिया तो काम कितना हुआ, सिर्फ 90 यूनिट्स। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सी, our Indian tendency, whenever we employ more number of people, what do we see? People don't work, वो काम नहीं करते, वो क्या करेंगे, वो बात ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो भी मैंने सोचा चलो एक यहाँ पे प्रोडक्शन तो इनका 330 से 420 हुआ ही है। सो आई थॉट कि क्यों ना एक लेबर को और एम्प्लॉय कर दिया जाए, क्योंकि लैंड में थोड़ी प्लेस अवेलेबल भी है। तो जब मैंने 5th लेबर को एम्प्लॉय किया इसी लैंड पे तो 420 से मेरा प्रोडक्शन कितना हुआ 490। इट मीन्स प्रोडक्शन गॉट इंक्रीज बट नॉट एट सो मच इंक्रीजिंग रेट। मतलब जो 5th लेबर ने जिसने काम किया उसका प्रोडक्शन कितना हुआ ओनली 70 यूनिट्स, क्योंकि जब 5 लोग मिलके काम करने लगे तो क्या हुआ, जो पहले जो लोग थे वो कुछ काम नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट डूइंग एनी वर्क। ठीक है, तो एक रीज़न उसका ये भी हो सकता है कि यहाँ पे स्पेस बहुत कम थी, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए या काम करने के लिए लैंड ज़्यादा थी ही नहीं। तो 5th लेबर ने कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, ओनली 70 यूनिट्स। ओके, देन आई थॉट कि स्टिल ओके लेट अस सी प्रोडक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो आई अपॉइंटेड 1 more लेबर ऑन दिस लैंड ओनली। तो जब मैंने 6th लेबर को एम्प्लॉय कर लिया इसी लैंड पे तो मेरा टोटल प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया। अर्लियर इट वॉज 420, नाउ ऑल्सो इट इज़ 490। वाई इट इज़ नॉट चेंज? बिकॉज अब यहाँ पे इस लैंड पे काम करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। बट स्टिल आई थॉट क्या पता एक और लोगों को अपॉइंट कर दूँ तो कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। दिस वॉज माई थिंकिंग, बट देर वॉज नो प्लेस। सो वॉट हैपेंड स्टूडेंट्स,
my total product became same, it remained same only. So what happened to the average product? 490 divided by 6, that is 81.6, but marginal product became 0. मतलब जो 6th लेबर आया था इस लैंड पे उसने कोई काम नहीं किया, वो खाली आया, गप्पे मारा और वो लोग बात करके चले गए. फिर भी मुझे लगा चलो एक लेबर और एम्प्लॉय कर देते हैं, क्या पता इतने सारे जन मिलके कुछ मेरा प्रोडक्शन धीरे धीरे इंक्रीज कर देंगे. बट व्हाट हैपेंड, 7 लेबर मिलके उस लैंड पे कोई काम था ही नहीं, तो टोटल प्रोडक्ट मेरा कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, 488 हो गया. क्योंकि व्हाट हैपेंड, व्हेन 7th लेबर वाज अपॉइंटेड देयर वाज नो प्लेस टू वर्क. ठीक है, यहाँ पे कोई काम था भी नहीं, बट क्या हो गया, प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया. कुछ काम ही नहीं करते थे वो लोग, खाली जो बैठे थे, जो अपॉइंटेड थे वो भी सब बैठे थे. तो मार्जिनल प्रोडक्ट 7th वाले का कितना हो गया, -2. 490 माइनस 488 माइनस 490, इट बिकम्स टू -2. तो अब इस लॉ में स्टूडेंट्स देयर आर 3 फेजेस. देखो फर्स्ट फेज में क्या दिखाई दे रहा है, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. राइट स्टूडेंट्स, टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज हो ही रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है. और सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग. टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. और मार्जिनल प्रोडक्ट को क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग. 120 से वो 90 पे आ गया, 90 से वो 70 पे आ गया, एंड फाइनली इट बिकेम इट, बट स्टिल इट बिकेम मतलब 0 है तो वो पॉजिटिव ही रहा, नेगेटिव में नहीं रहा सेकेंड फेज में. बट इन द लास्ट फेज, इन द थर्ड फेज, व्हाट वी कैन सी, वी सॉ दैट टोटल प्रोडक्ट फॉल्स. टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, एकदम डिक्रीज हो गया है, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव. सो यही हमारे डेफिनेशन में था ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्केड्यूल स्टूडेंट्स. ना बस इसका अब हम लोग डायग्राम देख लेते हैं. सी, कुछ नहीं इस डायग्राम में, बहुत ईजी है. ठीक है, आप लोगों को याद होगा सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको टोटल यूटिलिटी पढ़ाया था, वही सेम चीज़ है. व्हेन टोटल यूटिलिटी इज व्हेन TU इज मैक्सिमम, MU इज 0. आई होप यू रिमेंबर दिस. अब देखो, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम. सी हियर सेम स्केड्यूल को हमें डायग्राम में ड्रॉ करना है. टोटल प्रोडक्ट ही, टोटल TP इज इंक्रीजिंग. देखो TP को हमने इंक्रीज करता हुआ दिखा दिया है कि नहीं यहाँ पे. और एट पॉइंट E TP इज मैक्सिमम. यहाँ पर देखो TP मैक्सिमम है, 490 है, सो वी हैव शोन दैट TP इज मैक्सिमम. अब देखो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट. ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इनिशियली देखो इट इज इंक्रीजिंग, बट देन लेटर ऑन इट इज डिक्रीजिंग. सी, marginal product, initially it is increasing but later on it is decreasing and then finally it is becoming negative. Okay, so we are showing this arrow or showing this curve over here down. And what happens to the average product? See, average product is increasing in the beginning but then later on it is decreasing. So this diagram has also got 3 phases. This is the first phase when total product is increasing at an increasing rate. Second phase, total product is rising at a decreasing rate. And then the third phase, total product falls down. So students, at point E, what is happening? See, point E पे क्या है, TP is maximum. When TP is maximum, देखो यहाँ पे TP maximum है तो MP कितना है, 0 है. ठीक है, when 6th labor is working, TP is maximum at 490 but marginal product is what, 0. So TP is maximum but MP is what, 0. हमेशा याद रखना, मार्जिनल कैन बी नेगेटिव. ठीक है, मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है बट एवरेज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.